130 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 5,000 जातियां रहती हैं। लगभग 3,000 साल पुरानी व्यवस्था है, यानी कि 3,000 सालों से 5,000 जातियां इस देश में निवास कर रही हैं। और यही वजह है कि भारत और भारतीय राजनीति में जातियों का बहुत महत्व है और शुरुआत से ये राजनीति के केंद्र में रही है। जो पॉलिसीज़ बनती है या फिर वोट बैंक का पूरा खाका इसी आधार पर तय होता है कि जातीय समीकरण किसी भी क्षेत्र में क्या है। हम 2021 में बैठे हुए हैं और यह साल जनगणना का साल है, यानी कि सेंसस ईयर है। इस साल गिनती होनी है कि भारत में दरअसल लोगों की जनसंख्या क्या है। 2011 में इसके पहले यानी कि 10 साल पहले जनगणना हुई थी और तब के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। फिर से जनगणना होनी है। एक कॉमन बात 2011 और 2021 के सेंसस में ये रही है कि दोनों बार पुरजोर रूप से ये मांग उठती रही है कि जातीय आधार पर जनगणना हो, यानी कि जब गिनती हो लोगों की इस देश में रहने वालों की, तो यह भी पता चले कि आखिर इस देश में रहने वाले कौन से लोग कितनी संख्या में किस जाति के हैं, यानी कौन सी जाति की संख्या कितनी है। इस मांग को लेकर 2011 के पहले भी और अब 2021 के सेंसस के पहले भी लगातार मांगें उठ रही हैं। और सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, साथ ही अधिकारियों से मिल भी रहे हैं, नेताओं से मिल भी रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की एक सर्वदलीय कमेटी, यानी कि सभी पार्टी जिसमें कि भाजपा भी शामिल है, एक कमेटी ने मुलाकात की है अमित शाह से, जो कि गृह मंत्री हैं, और उनसे भी एक ज्ञापन सौंप कर यह मांग की है कि भारत में जब अगली जनगणना हो तो यह जातीय आधार पर हो, यानी कि यह रिकॉर्ड मिल सके कि कौन सी जाति के लोग कितनी संख्या में इस देश में मौजूद हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा भी कई संगठन हैं जो कई सालों से इस बात की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2011 के पहले 2010 में भारतीय जनता पार्टी भी इसी मांग को लेकर प्रखर थी और मांग कर रही थी कि भारत में जातीय आधार पर जनगणना हो। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र सरकार में है, तो वो इसके विरोध में है और सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पे यह पार्टी कह चुकी है, सरकार कह चुकी है, संसद में भी यह बात आ चुकी है कि भारत में जातीय आधार पर जनगणना नहीं होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर लगातार बन रहा है और कोशिश हो रही है कि इस देश में जातीय आधार पर जनगणना हो। जातीय आधार पर जनगणना का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं, जिसमें हम जातियों का आकलन कर सकें कौन कितनी संख्या में है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि भारत में जातीय आधार पर जनगणना ज़रूरी क्यों है, क्या बदलने वाला है इससे। अगर जातीय आधार पर जनगणना हो जाती है तो राजनीति में क्या बदलाव आएगा, पॉलिसी मेकिंग में क्या बदलाव आएगा और हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा। क्या वजह है कि कुछ पार्टियां इसके समर्थन में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी कुछ और पार्टियां जो अलाइज हैं उनके, वो विरोध में है। उनका अपना तर्क क्या है यह भी जानना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों भारत में जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। हमने बताया कि 5,000 तरह की जातियां इस देश में रहती हैं और आबादी हमारी 130 करोड़ से अधिक है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 4 प्रकार हैं, 4 वर्ण हैं जिसके आधार पर सरकार आमतौर पर बांटती है और इस आधार पर हमें रिजर्वेशन मिलता है या कई पॉलिसीज़ मिलती है। ये वर्ण है लेकिन यह जातियां नहीं है, इससे कई अधिक जातियां, हमने बताया कि 5,000 जातियां के आसपास जातियां इस देश में हैं। 1941 जो कि आज़ादी के पहले का सेंसस था, 51 में पहला सेंसस हुआ था, तब देश आज़ाद हो चुका था, संविधान लागू हो चुका था और 51 सहित अभी तक कभी भी जातीय आधार पर जनगणना नहीं हुई है। 1941 में अंतिम बार जातीय आधार पर जनगणना हुई थी। उसके बाद आज़ाद भारत में कभी भी जातीय आधार पर जनगणना नहीं हुई है, जिसकी मांग लगातार उठ रही है। जातीय आधार पर जनगणना की गणित को समझने के लिए हम एक डाटा प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा धैर्य से समझने की ज़रूरत है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये कहा जाता है, 2020 की रिपोर्ट है और ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि इस देश में जितने लोग रहते हैं और जितना इस देश के पास अर्थ है, यानी जितना इसके पास पैसा है, उस पैसे का, टोटल वेल्थ का 74% जो हिस्सा है वो महज 10% लोगों के पास है। इस देश के 10% लोगों के पास 74% इनकम है, पैसा है, वेल्थ है। 40% लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास कुल पैसों का, कुल वेल्थ का 23% है और जो बाकी 50% लोग बचते हैं इस देश में, उन 50% के पास महज 3% राशि है, 3% पैसे हैं। इस डाटा के आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि कौन से क्लास के पास कितना पैसा है। इसी तरह
अगर हमें यह समझना है कि कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है, किस जाति के लिए पॉलिसी मेकिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो यह ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास जाति आधार पर आंकड़े हो, डाटा हो, तब हम कुछ तय कर सकते हैं कि उनके लिए किस तरह के कार्य किए जाने हैं और पॉलिसी मेकिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इसको ऐसे भी समझते हैं कि हम जब वुमेन के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं या हम क्राइम कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो हमारे पास वुमेन का या जिलावार क्राइम का एक रेट हमारे पास होता है, किस ज़िले में किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, क्राइम का दर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इन सब चीज़ों का आंकड़ा हमारे पास है, तभी संभव है कि क्राइम के कंट्रोल के लिए हम कुछ कर सकते हैं। महिलाओं के उत्थान की बात है तो हमारे पास सबसे पहले महिलाओं की संख्या, उनका एक सर्टिफाइड डाटा होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम ओबीसीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी जाति विशेष के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हमें उनसे संबंधित डाटा हमारे पास हो, तभी हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। इस तर्क से यह साबित होता है कि जाति आधार पर जनगणना ज़रूरी है। एक अगर महत्वपूर्ण हम प्रावधान की बात करें तो रिजर्वेशन है, यानी कि आरक्षण है। आरक्षण के तहत वो जातियाँ जो बहुत पिछड़ी हैं, सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से नहीं, जो सोशल रूप से पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लिए सरकारों ने रिजर्वेशन का प्रयास किया, प्रावधान दिया और उनके अपलिफ्टमेंट का प्रयास हुआ। यह तब संभव हो पाया जब हमारे पास एक डाटा है कि कौन सी जातियाँ हैं जो पिछड़ी हैं, उनकी संख्या देश भर में कितनी है। लेकिन चूंकि आज़ाद भारत में यह सेंसस हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास अब डाटा नहीं है। 52% के आसपास के कयास लगाए जाते हैं कि ओबीसी की प्रतिशत इतनी है। यह डाटा कहाँ से आता है? यह डाटा दरअसल 1941 के उस सेंसस से ही आता है जो अंतिम सेंसस है जब जातियों की जनगणना हुई थी। साथ ही कई बार चुनावों में, पंचायत चुनावों में या इस तरह के चुनावों में अनऑथेंटिक डाटा निकल कर सामने आते हैं जो लमसम सही होते हैं, लेकिन हमारे पास एक क्लियर कट डाटा नहीं है। इस पर भी जातियों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जातियाँ कितनी है यह जानकारी मिलती है, लेकिन एक ऑथेंटिक डाटा तभी मिल सकता है जब सेंसस में इस बात को इंक्लूड किया जा सकता है कि कितनी जातियाँ इस देश में कितनी संख्या में है। इसी मांग को लेकर सर्वदलीय कमेटी ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की थी और सेंसस जब होने वाला है इसके ठीक पहले ये मांग उठने लगी है। अब सवाल है कि क्या बदल जाएगा इस देश में अगर जातीय आधार पर जनगणना होती है। एक तो हमने पॉलिसी की बात की कि किस तरह से सर्टिफाइड डाटा होने से हम बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं और यह बिना डाटा का संभव नहीं है। लेकिन राजनीति में क्या बदलाव आ सकता है यह जानना ज़रूरी है। हमने बताया कि भारतीय राजनीति के केंद्र में जातियाँ रही हैं। जब भी आपके आसपास भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या पंचायत स्तर का ही चुनाव क्यों ना हो, जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब यह स्पष्ट हो जाए कि कौन सी जातियाँ कितनी संख्या में है और किस एरिया में वो कितनी प्रभावशाली हैं, तो निश्चित रूप से उन जातियों का प्रभाव वहाँ के कैंडिडेट पर ही पड़ेगा। वो पार्टियाँ बहुत सोच समझ कर कैंडिडेट होंगी और उसके बाद उन पार्टियों का रुख हर जातियों के प्रति बदलेगा। अगर यह जानकारी मिलती है कि किसी जातियों का प्रभाव अधिक है तो निश्चित रूप से वो प्रभावी होंगे और पार्टीज़ को, सरकारों को उन जातियों को लुभावने के लिए या उनके लिए पॉलिसी मेकिंग में खास प्रावधान करने पड़ेंगे, जो कि एक राजनीति को बदलने की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी और बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। एक बड़ा बदलाव ये भी आएगा कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं शायद वहाँ से नई लीडरशिप उभरने लगे, नए लोग उभरने लगे और फिर जो चेहरा है राजनीति का झारखंड में, बिहार में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमाम राज्यों में या देश के पटल पर भी शायद नए चेहरे दिखने लगे, क्योंकि तब हमारे पास डाटा होगा कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है, किन पर काम किया जाना ज़रूरी है और वो कौन सा ग्रुप है जो अभी तक लगभग 70 सालों के सफ़र में सबसे अधिक बेनिफिशियरी रहा है एजुकेशन सिस्टम का, स्वास्थ्य सिस्टम का या तमाम उन पॉलिसीज़ का जो सरकारें लगातार देती रही हैं। फिर क्यों है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज से 10 साल पहले 2010 में इसके समर्थन में थी जातीय जनगणना के, वो अब इसके विरोध में है। विरोध का अर्थ है कि सीधे तौर पर कह चुकी है कि जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी की काउंटिंग होगी, जो कि लगातार होती रही है। जब हम जातीय आधारित जनगणना की बात करें, दरअसल पूरा का पूरा फोकस ये होता है कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ हैं और उनकी संख्या कितनी है यह सामने आ सके। यह एक स्टेटा की ओबीसी कितनी संख्या में इस देश में है, क्योंकि एससी और एसटी का डाटा हमारे पास ऑलरेडी है। लगातार हो रहे हर सेंसस में एसटी और एससी कैलकुलेट होते हैं, लेकिन ओबीसीज कैलकुलेट नहीं होते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदुत्व पर आधारित है और हिंदुत्व उन सभी जातियों को यूनाइट करने की बात करती है
और जैसे ही हम जातीय आधार पर जनगणना की बात करते हैं तो हिंदुत्व को वो फैक्टर बिखरता दिखता है। तब आइडेंटिटी जो लोगों की होगी वह शायद जातीय आधार पर होने लगे, न कि हिंदू के आधार पर। और यह भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोग जातीय आधार पर खुद को देखना शुरू करें। वो चाहती है कि यह जो आइडेंटिटी है वो हिंदुत्व वाली ही रहे, ताकि उनकी राजनीति का रास्ता आसान रहे। कई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यह एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सरकार यानी कि केंद्र सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है कि जातीय आधारित जनगणना हो। लेकिन जब झारखंड की तरफ से सर्वदलीय कमेटी मुलाकात करने के लिए जाती है गृह मंत्री से, तो यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी जाते हैं और पार्टी के समर्थन के साथ जाते हैं। भाजपा की अराई पार्टी जो झारखंड में आजसू है वो भी साथ जाती है। हालांकि सुदेश महतो की मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन जो दस्तावेज जो ज्ञापन सौंपे गए हैं उस ज्ञापन में सुदेश महतो के भी हस्ताक्षर है। यानी झारखंड की तमाम पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत में हो रहा सेंसस जो होने वाला है वो जातीय आधार पर हो। लेकिन केंद्र सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है और साथ ही संसद में भी इस बात को क्लियर किया जा चुका है कि जातीय आधार पर जनगणना इस बार भी नहीं होने जा रही है। फिर भी लगातार प्रेशर है और सभी पार्टियां, साथ ही कई संगठन भी इस बात की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या जातीय आधार पर इस बार जनगणना होती है, जो कि पुरजोर मांग है। और अगर ये होता है तो जिस बदलाव का कयास हमने लगाए हैं, जो हमने आपको बताया है कि ये बदलाव आ सकते हैं राजनीति में भी, साथ ही पॉलिसी मेकिंग में भी, शायद वो एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आए जिसका प्रभाव हम तक और आप तक पड़े। जातीय आधारित जनगणना पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं और यह देश के लिए कितना ज़रूरी है या नहीं है, आपके तर्क क्या हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में सूचित करें। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in